हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के सारे पीवाईक्यू कर लिए थे। आज है हमारा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके पीवाईक्यू हम करने वाले हैं मेनली 2 या 3 क्लासेज में हम इसके पीवाईक्यू करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू आए हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लगभग 40 से 45 यहाँ पे हमारे पास पिछले से 10 से 15 सालों में क्वेश्चन आए हैं। यानी कि पर ईयर आपके पास क्या है, 1 से लेके 2 क्वेश्चन इसके अंदर से आए हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझना चीज़ों को। और कई बार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, कई बार इजी क्वेश्चन भी आए हैं। तो सारी चीजों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बोलता है कि अगर आपका एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में समीशन क्यू इक्वल्स टू समीशन क्या होगा, डब्ल्यू के बराबर होगा। यानी कि समीशन क्यू इक्वल्स टू समीशन डब्ल्यू होगा। और अगर हमारे पास कोई प्रोसेस है तो क्या होगा, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। मेनली हम इसको डी क्यू बराबर डी ई प्लस डी डब्ल्यू लिखते हैं। डी ई के अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है, इंटरनल एनर्जी आती है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को हम लगभग जीरो मान के चलते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, फिर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास पहली प्रोसेस आती है कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, आपका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, टी के प्रोपोर्शनल। किससे, पीवी इक्वल्स टू एन आर बार टी से। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, वी वन अपॉन वी टू इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, टी वन अपॉन टी टू लिख सकते हो। ठीक है, अब जब आप इसका ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पीवी डायग्राम पे इसका ग्राफ बनेगा आपके पास कुछ ऐसा। एक चीज और बता देता हूँ, वर्क हमारे पास क्या होता है, पी डीवी, इंटीग्रेशन पी डी। ठीक है, ये चीजें मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, डिटेल में आपने पढ़ रखी होंगी। क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, अगर आप पीवाईक्यू करने बैठे हो तो आपने कहीं ना कहीं सारा चैप्टर पढ़ा होगा, सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो मैं आपको सिर्फ एक क्विक रिवीजन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर है तो इसके एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा आपका, वर्क। तो वर्क क्या लिखोगे, वर्क लिखोगे पी, कांस्टेंट पी है, यहाँ पे ये V1 है और ये क्या है, V2 है। तो ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस V। ठीक है, अगर आपकी प्रोसेस इधर जा रही है मतलब आपने क्या करी है, हीट ऐड करी है, और इधर जा रही है मतलब आपने हीट क्या करी है, रिजेक्ट करी है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर हम क्या करते हैं, V हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, P1 अपॉन पी टू इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। फिर हमारे पास ये कैसा दिखता है, ये P और V ऐसा दिखता है, ये हमारा ऐसा है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क यहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर ऊपर जा रहा है मतलब हीट ले रहा है, और नीचे आ रहा है मतलब हीट रिजेक्ट कर रहा है। तीसरा प्रोसेस हमारे पास होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, टी कांस्टेंट होता है। टी कांस्टेंट होता है तो पीवी हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। P1 V1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, P2 V2 होगा। और यहाँ से इसका पीवी डायग्राम कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। और इसका वर्क हमारे पास होगा P1 V1 ln V2 अपॉन V1। ठीक है, कई बार पी की टर्म में यूज करते हैं तो P1 V1 ln P1 अपॉन P2 भी इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर इसकी स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा माइनस पी बाई वी। इसका स्लोप क्या होगा, माइनस पी बाई वी। फिर हमारे पास आती है एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या बोलती है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो P1 V1 गामा इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2 गामा होता है।
कई बार हम क्या यूज करते हैं, T1 V1 गामा माइनस वन इक्वल्स टू T2 V2 गामा माइनस वन यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा यूज करते हैं। और इसका वर्क क्या हो जाता है, इसका वर्क हो जाएगा आपके पास P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस वन, और इसका स्लोप हो जाता है आपके पास गामा माइनस P बाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने वर्क और इसके बारे में देख ली हैं। अब मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो अब इसके क्वेश्चन लगाना चालू करते हैं। यही चार, एक हमारे पास पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, गामा की जगह एन होता है, बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिस्पेक्टेड हीट एंड वर्क। तो यहाँ पे हमारे पास हीट एंड वर्क के बारे में हमको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, दे आर बाउंड्री फिनोमिना। ये बात क्या है, सही है, क्योंकि आप वर्क और हीट को किसके अंदर डिफाइन करते हो, बाउंड्री के अंदर डिफाइन करते हो, कि बाउंड्री के बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है। आप क्या बोलते हो कि हम सिस्टम में क्या कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं, सिस्टम से हीट क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो सिस्टम क्या है, एक तरह की बाउंड्री है। हमने किसी चीज को क्या कर रखा है, बाउंड्री कर रखा है, भले ही वो मास है, भले ही वो वॉल्यूम है। तो उस बाउंड्री के बाहर जा रहा है मतलब हीट क्या जा रही है, बाहर जा रही है, और अंदर आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, हीट ऐड हो रही है। वैसे हम क्या बोलते हैं कि सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम पे वर्क किया। तो हमने क्या किया, एक बार सिस्टम पे वर्क किया या फिर सिस्टम ने वर्क किया, तो वो क्या हो रहे हैं, वो क्या है, बाउंड्री फिनोमिना। दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, हमने क्या बोला था, प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। हीट एंड वर्क क्या है, प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं हो सकते। दे आर पाथ फंक्शन, ये बात सही है, क्योंकि हम क्या करते हैं, वर्क निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, पीवी डायग्राम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। और उसके लिए हमको क्या चाहिए, ये पूरा पाथ क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो पाथ मालूम होना चाहिए, तो हम क्या निकाल सकते हैं, समीशन क्यू इज इक्वल टू समीशन डब्ल्यू। अब इधर वाली चीज पाथ से निकल रही है, तो सबको सी बात ये भी पाथ से ही निकलेगी। इसका मतलब ये क्या है, दोनों पाथ फंक्शन है। आई बात समझ में। मैंने क्या बोला कि ये क्या है, वर्क क्या है, वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। मैं मान लो आपको ये पीवी डायग्राम है, कि आपको पता है एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, वर्क होता है। अब मैं एक पॉइंट ये दे दूं, एक पॉइंट ये दे दूं, आप वर्क निकाल लोगे क्या, नहीं निकालोगे। अब मैंने आपको यहाँ पे पाथ बता दिया, तो अब इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल के आप क्या निकाल लोगे, वर्क निकाल लोगे। तो वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। अब जब वर्क निकालना है, तो वर्क समीशन क्यू इक्वल टू क्या है, समीशन डब्ल्यू है। तो क्यू कब निकलेगा, जब डब्ल्यू निकलेगा। और डब्ल्यू कब निकलेगा, डब्ल्यू पाथ फंक्शन है, पाथ होगा तब निकलेगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, पाथ फंक्शन। तो 1 एंड 3 क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हीट एंड वर्क आर, हीट और वर्क हमारी क्या है, प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज तो दोनों है ही नहीं, दोनों प्रॉपर्टी, हीट एंड वर्क प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन। अभी हमने क्या देखा है कि ये दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है। पॉइंट से हम क्या नहीं कर सकते हैं, वर्क को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो कितना बड़ा सा क्वेश्चन दिखाया गया है। कंसीडर ए फुली एडियाबेटिक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर। द पिस्टन इज मासलेस, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर इज, क्रॉस सेक्शन एरिया हमको दिया हुआ है ए। द फ्लूइड इनसाइड द सिलेंडर इज एयर। कंसीडर एज ए परफेक्ट गैस विद बीइंग द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट at constant pressure to the specific head constant volume for air. The piston is initially located at piston L1, पहले L1 पे पिस्टन था। The initial pressure air inside P1 क्या है, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। The stop S1 is instantaneously removed and the piston moves to the L2, L2 तक मूव किया है। इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द सिलेंडर P2 भी क्या है, इससे ज्यादा ग्रेटर है। What is the work done by the piston on the atmospheric pressure during this process? इस प्रोसेस के अंदर हमको क्या बताना है कि हमारा कितना वर्क हुआ है। कितना वर्क हुआ है तो वो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे क्या है, पी नोट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब इस पे क्या लग रहा है, कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पे आप क्या निकालते थे, वर्क क्या लिखते थे, वर्क लिखते थे पी इंटीग्रेशन पी डीवी।
तो 1 से लेके 2 तक करोगे तो क्या हो जाएगा, P कांस्टेंट है P नोट, dV क्या है V2 माइनस V1 है। तो यहाँ से V2 को क्या लिख सकते हो, P नोट A L2 माइनस L1, ये लिख सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, P नोट A L2 माइनस L1। सॉरी, आई बात समझ में, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या था, P नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सामने क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिंपल P नोट V2 माइनस V1, हमको V2 पता है V1 पता है, P कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा P नोट A L2 माइनस L। ठीक है, फिर देखो, कंसीडर 1 kg ऑफ एन आइडियल गैस, हमको क्या दिया हुआ है, M दिया हुआ है 1 kg एट 1 बार, P दिया हुआ है 1 बार मतलब 100 किलो पास्कल, एंड T दिया हुआ है 300 केल्विन। कंटेन इन ए रिजिड एंड परफेक्टली इंसुलेटेड कंटेनर, क्या लिखा हुआ है, परफेक्टली इंसुलेटेड कंटेनर, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस कांस्टेंट वॉल्यूम CV हमको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.750 किलो जूल पर केजी केल्विन। ए स्टीरर परफॉर्म 225 किलो जूल ऑफ वर्क, हमको क्या लिखा हुआ है, वर्क परफॉर्म करता है 225 किलो जूल ऑन द गैस, एज्यूम दैट कंटेनर डज नॉट पार्टिसिपेट इन द थर्मोडाइनमिक इंटरेक्शन, द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, फाइनल प्रेशर हमको बताना है। तो हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल टू U प्लस डब्ल्यू, dq बराबर du प्लस डब्ल्यू लिखो या चाहे कुछ भी लिखो, Q इज इक्वल टू U प्लस डब्ल्यू लिखो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंसुलेटेड, इंसुलेटेड का मतलब क्या है कि कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब Q हमारा क्या हो जाएगा, Q जीरो हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि आप देखो, जो कर देगा और जो नहीं करेगा उसमें क्या अंतर है, उसमें छोटा सा अंतर यही है, उसने पढ़ा सारा डाटा एक तरफ लिखा, अब उसने क्या पढ़ा, जब ध्यान से पढ़ा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, परफेक्टली इंसुलेटेड। तो यहाँ पे जो चीज वर्डिंग में दी होती है वही चीजें समझना होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो सबको समझ आती है, आपको समझ आती है, मेरे को समझ आती है, लेकिन जो वर्ड्स में बोला गया है उसका क्या मीनिंग है वो चीज समझ में आना चाहिए। अब किसी को नहीं पता है कि इंसुलेटेड है तो Q इक्वल टू जीरो होगा, तो वो Q इक्वल टू U प्लस तो W लिख लेगा, लेकिन वो सोचेगा कि अब मैं Q कहाँ से निकालूं, मैं U कहाँ से निकालूं, मैं W कहाँ से निकालूं, तो वो वहां पे आके फंस जाएगा। ठीक है, तो Q इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि इंसुलेटेड है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जीरो इक्वल टू U क्या लिखते हैं, mCV dt प्लस W। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्टीरर परफॉर्म 225 किलो जूल वर्क ऑन द गैस, अब इन और ऑन का भी फर्क होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, वर्क ऑन द गैस, यानी कि हमने गैस पे वर्क किया है, गैस पे वर्क किया है मतलब mCV/dt माइनस W, क्योंकि वर्क किया गया है। अगर सिस्टम वर्क करता तो हम वर्क को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और अगर सिस्टम पे वर्क किया गया तो हम उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो mCV/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, W, m कितना था 1 kg था, CV 0.750 था, dt हमको T माइनस 300, ठीक है, इक्वल टू 225 किलो जूल वर्क किया गया है। तो ये किलो जूल है, इधर ये इसको हमने किलो में तभी लिखा था, तो T क्या हो जाएगा, करो 225 डिवाइड बाई 0.750 प्लस 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 300, तो ये हो जाएगा 600 केल्विन। जबकि हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है फाइनल प्रेशर। अब फाइनल प्रेशर पूछा गया है तो हमारे पास क्या है, ये कंटेनर कैसा है, रिजिड कंटेनर। यहाँ पे देखो फिर समझ में, अब यहाँ तक भी अगर कोई पहुंच गया वो आगे फंस जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंटेन इन ए रिजिड कंटेनर, रिजिड कंटेनर का मतलब क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P1 अपॉन P2 क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2, अभी बताया था थोड़ी देर पहले ऊपर। तो P1 हमारा कितना है, 100 किलो पास्कल है, P2 हमको फाइंड करना है, T1 हमारा 300 केल्विन है, T2 हमारा 600 केल्विन है, तो P2 हमारा क्या हो जाएगा, 200 किलो पास्कल, और इसको लिख सकते हो, बार में पूछा है
तो 2 बार, ये कितना हो जाएगा 2 बार। आई बात समझ में। अब देखो 3 लॉजिक एक क्वेश्चन के अंदर, अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसने 3 लॉजिक आपसे लगवाए हैं। पहला लॉजिक, अगर इंसुलेटेड है तो Q इक्वल टू 0 होगा, अगर आपका रिजिड है तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और तीसरी चीज, अगर वर्क ऑन है, ऑन द सिस्टम है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क लेंगे। अगर वर्क बाई सिस्टम होता है, यानी सिस्टम ने वर्क किया होता तो पॉजिटिव लेते, सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कैरिड आउट फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है P1, P1 दिया हुआ है 1110 किलो पास्कल, और वॉल्यूम दिया हुआ है 5 मीटर क्यूब। जब फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है V2 2.5 मीटर क्यूब, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स N दिया हुआ है 1.2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब आप वर्क लिखना है किसका, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, तो अभी अभी मैंने बताया था वो क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 था, किसके लिए, हमारी एडियाबेटिक के लिए। तो पॉलीट्रोपिक के लिए गामा की जगह क्या हो जाता है, N हो जाता है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे ये करना है। अब P1 है, V1 है, V2 है, P2 नहीं है, P2 नहीं है तो P2 का पता करेंगे। P2 का कैसे पता करेंगे, P1 V1 की पावर N, P1 V1 की पावर क्या होता था, गामा होता था। मैंने क्या बताया था, पॉलीट्रोपिक है तो N कर देना, P2 V2 की पावर क्या हो जाएगा N, 1110, 5 की पावर 1.2, और P2 2.5 की पावर 1.2। तो यहाँ से P2 कितना आ जाएगा, निकालो, 1110 इंटू 5 की पावर 1.2 डिवाइड बाई 2.5 की पावर 1.2, ये हो जाएगा 252.71 किलो पास्कल। तो यहाँ से वर्क निकाल लो, और वर्क कितना आ जाएगा, वर्क आ जाएगा P1 V1 110 इंटू 5 माइनस P2 है 252.71 इंटू V2 है 2.5 अपॉन में आपके पास आ जाएगा 0.2, 1.2 माइनस 1 1.2, तो ये हो जाएगा 550 माइनस 252.71 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 408.875 किलो जूल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, एब्सोल्यूट वैल्यू हमको बतानी है ऑफ द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, और वो कितना हो जाएगा आपके पास 408, वो कितना हो जाएगा 408.875 किलो। यहाँ पे लिखता द वैल्यू ऑफ द वर्क डन, तब हमारे पास कितना होता, हम माइनस लेके लिखते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन द गैस। ठीक है, अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब वर्क क्या हो रहा है, गैस पे वर्क हो रहा है, और अगर पॉजिटिव आता तो क्या करती, हमारी गैस वर्क करती। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 408.875 किलो जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एयर इज contained in a frictionless piston cylinder arrangement as shown in the figure, the atmospheric pressure हमको दिया हुआ है, और वो PATM कितना दिया हुआ है 100 किलो पास्कल। द इनिशियल प्रेशर हमको दिया हुआ है PI यानी कि 105 किलो पास्कल। द एरिया ऑफ पिस्टन दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। Heat is now added and the piston moves slowly from the initial piston unit, it reaches the first stop. The spring constant of the linear K हमको दिया हुआ है 12.5 न्यूटन पर mm. Considering the air inside the cylinder as the system, the work interaction हमको पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा,
सबसे पहले अगर वर्क इंटरेक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। क्या हो रहा है? पहला ये क्या है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट प्रोसेस है। और फिर क्या होगा? स्प्रिंग लगी है, तो स्प्रिंग क्या होता है? F बराबर K इंटू एक्स, ठीक है। और हाँ ठीक है, तो प्रेशर लिखोगे तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और वो क्या लिखोगे? के एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है, प्रेशर एक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब लीनियर इक्वेशन है। तो आगे ये कैसे जाएगा? लीनियरली जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? ये V1 था, ये आपका V2 था, और फिर लीनियर जाएगा, ये आपका V3 था। आपको वर्क इंटरेक्शन पूछा है तो इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे। अब P1 हमारे पास 105 है, लेकिन हमारे पास ये वाली वैल्यू P की नहीं है। ये P की वैल्यू अगर हमारे पास निकल जाए तो हम एरिया अंडर द कर्व क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे? देखो, P3 कैसे लिखेंगे? P3 हमारा क्या हो जाएगा? P2 प्लस के एक्स बाई टू। अब यहां से लेके यहां तक आएगा तब तो क्या है? प्रेशर सेम है। उसके बाद क्या है? ये स्प्रिंग अपना प्रेशर लगाने लग जाएगी, तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा। तो P2 तो क्या रहेगा तब तक? 105 ही रहेगा। यहां तक क्या होगा? यहां से यहां तक जाएगा तो हमारा प्रेशर कितना रहेगा? 105। आगे बढ़ना चालू होगा तो ये क्या लिखा हुआ है? न्यूटन एमएम, एमएम को मीटर में करोगे तो 12.5 इंटू 1000, अक्स कितना है? 8 सेमी है तो 0.08 मीटर, ये 1000 है, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे इसको करो, ये हो जाएगा आपका 12.5 इंटू 1000 इंटू 0.08 डिवाइडेड बाई 2, 500। और ये हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अरे, टू कैसे लिख दिया? एरिया है ना, मैं देखूं, एरिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 300 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करोगे तो 10⁻⁻⁴। तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ इंटू का 0.08 डिवाइड बाई 300। ये हो जाएगा 105 प्लस 33.333 किलो पास्कल, ठीक है। तो यहाँ से इसको जोड़ोगे, इसके अंदर 105 ऐड करोगे, ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपके पास, एक सेकेंड, 33.33 प्लस 105 आपके पास आ जाएगा 130 है, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई 138.3। वॉल्यूम की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या है? 0.08 लेंथ है, और एरिया π/4 डी स्क्वायर, सिलेंडर का डी स्क्वायर कितना हो जाएगा? एरिया दिया ही हुआ है सीधा का सीधा, तो डी लगाने का कोई जरूरी है नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? 300 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 0.08, और ये आ जाएगा आपके पास 0.0024, ये हो जाएगा, ठीक है। और V3 माइनस V2 क्या हो जाएगा? V3 माइनस V2 भी सेम ही हो जाएगा 0.0024। अब यहाँ से यहाँ तक का क्या निकाल लो? एरिया अंडर द कर्व निकाल लो। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई, तो ये क्या हो जाएगा? W क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व 105 इंटू 0.0048 प्लस 1/2 इंटू 0.0024 इंटू 138.33 माइनस 105 जाएगा,
तो वो आ जाएगा 33.33। और इसको आप करो कितना आएगा आंसर देखे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, मेरा आ रहा है 0.5439 किलो जूल। किलो जूल में आएगा, तो इसको जूल में पूछा गया है तो 449 जूल, तो ये लगभग कितना हो जाएगा 544 जूल। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमको किस में पूछा है, जूल में पूछा है, तो ये आ जाएगा 544 जूल। राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर करना है, तो नियरेस्ट इंटीजर 9 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 544। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस एक चीज आपको बेसिक ध्यान रखनी है। पहला क्या, ये चीज कि आपका इक्वेशन क्या होगा, लीनियर होगा, स्प्रिंग है तो वो कैसा प्रेशर बढ़ाएगी, लीनियरली, क्योंकि अक्ष के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। और उसका प्रेशर कैसे होगा, प्रेशर ऐसे निकलेगा P2 प्लस के एक्स बाई ए। ये फॉर्मूला है, F बराबर के एक्स हमको पता है स्प्रिंग के लिए होता है, और हमने क्या लगा दिया, P इक्वल टू एफ बाई ए के एक्स अपॉन ए। ठीक है, आगे देखो, 1 kg of air initially at a temperature of 120 degree Celsius expand reversibly at a constant pressure until volume double the gas constant of air 287 magnitude of work हमको पूछा गया है। तो टेम्परेचर कितना है इनिशियली 127 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 400 केल्विन। कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम कहाँ क्या नहीं हो जाए, वॉल्यूम डबल ना हो जाए। इफ द गैस कांस्टेंट दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो 1 kg मास दिया हुआ है 1 kg। तो अगर आप देखोगे P1V1 इज इक्वल टू MRT। ठीक है, सो देखते हैं क्या होता है, P2V, ठीक है, MRT। ठीक है, तो यहाँ से इसको करो, P से P कैंसिल, V से V कैंसिल, MR कैंसिल, MR कैंसिल, T2 क्या हो जाएगा 800 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट अंटिल द वॉल्यूम इज डबल गैस कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पूछा है। कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P V2 माइनस V1। तो यहाँ से क्या लिखोगे, ये क्या है, P कांस्टेंट है, तो इसको P1 लिखो चाहे 2 लिखो, एक ही बात है, P1 V2 माइनस P1 V1। अब P1 V2 क्या हो जाएगा, P1 V2 अभी क्या लिखा है MRT2, तो ये क्या हो जाएगा MRT2, और P1 V1 क्या हो जाएगा MRT1। तो यहाँ से MR बाहर आ गया, T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 M 400 है, सॉरी 1 है, ये 287 है, जूल में है ध्यान रखना, ये 400 है, तो ये कितना हो जाएगा 400 इंटू 287, और ये हो जाएगा आपका 114800 जूल। हमको किलो जूल में पूछा है, 114.8 किलो जूल। तो 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, तो 114.80 किलो जूल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये जो टर्म है इसको आपको थोड़ा चेंज करना आना चाहिए टी की फॉर्म में, क्योंकि हर बार आपको ऐसा तो है नहीं कि पी दे देगा वी दे देगा और आप सट से वर्क निकाल दो, तो आपको थोड़ा बहुत रिलेट और इंटरचेंज करना आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग ए नॉन फ्लो thermodynamic process 1 to 2 execute by a perfect gas, the heat interaction is equal to the work interaction when the process is। जब आपकी प्रोसेस क्या है तब आपको बताना है कि आपका Q इज इक्वल टू डब्ल्यू कब होता है। तो आपका Q क्या लिखते हो, Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू लिखते हो, और U आपका कौन से, U का फॉर्मूला क्या होता है mCv/dt। अब mCv/dt कब जीरो होगा, ये तो जीरो हो नहीं सकता, चलो मास तो छोड़ो, जीरो हो नहीं सकता, Cv भी जीरो नहीं हो सकता, dt आपका जीरो हो सकता है। dt कब जीरो हो सकता है, जब आपका प्रोसेस कौन सा हो, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो
dt क्या होगा, 0 होगा, और u का वैल्यू क्या होता है, 0। अगर आपको याद है तो क्या बोला है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होता है, 0 होता है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाता है, W के बराबर हो जाता है। मैंने ऊपर सबसे पहले बताया भी था वीडियो की स्टार्टिंग में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू W हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एयर इज हेल्ड इनसाइड ए नॉन इंसुलेटेड सिलेंडर यूजिंग ए पिस्टन, m इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमको 25 kg, एंड एरिया हमको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड स्टॉपर्स ऑफ नेग्लिजिबल एरिया एज shown in the figure. The initial pressure PI and temperature TI are inside the cylinder are 200 kilopascal and 400 degree Celsius respectively. T are 100 kilopascal and 27 degree Celsius respectively. The temperature of the air inside the cylinder at which the piston will begin to move. ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन है, यहाँ पे इनफाइनाइट लिखा हुआ है और वो टी इनफाइनाइट और पी इनफाइनाइट कहाँ का दिया हुआ है, यहाँ का दिया हुआ है। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि आपके पास, अब ट्यूशन को छोड़ो, हमको डायग्राम दिया है और डायग्राम में क्या बोला गया है कि जो ये पिस्टन है इसका क्या है, इसका वेट है, और वो वेट कितना हमको दिया हुआ है, 25 kg वेट हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम मैंने नहीं बनाया है, ये आपको एग्जाम में दिया हुआ था। एरिया इसका दिया हुआ है, इस पिस्टन का एरिया हमको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और क्या बोला गया है, इसके अंदर क्या है, एयर है, और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसका इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास बाहर का टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, और यहाँ पे हमारे पास पी इनफाइनाइट दिया हुआ है 100 किलो पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या बोला है कि ये पिस्टन क्या करना शुरू कर दे, मूव करना शुरू कर दे, इसके लिए हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ठीक है, अगर वैसे देखो, अगर ये पिस्टन, मान लो इस पिस्टन का कोई मास नहीं होता, ठीक है, पिस्टन क्या होती, नेग्लिजिबल मास की होती, तो यहाँ पे क्या होता, पी क्या है, 200 है, यानी कि बाहर का अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या है, बाहर वाले से क्या है, ज्यादा है, तो ये ऑटोमेटिक क्या होता, ऊपर खिसक जाता। ठीक है, ये ऊपर चला जाता, इसी टेम्परेचर पे ये क्या करता, ऊपर चला जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इसका क्या है, वेट है, अब इसका क्या है, वेट है, तो इसका वेट है, इसलिए ये क्या नहीं हो रही है, ऊपर नहीं जा रही है। अब हमको इसमें क्या करनी पड़ेगी, हीट ऐड करनी पड़ेगी, ताकि क्या हो, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो, और इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगी, ऊपर मूव करना चालू करेगी। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला कि अगर ये पिस्टन, पिस्टन के अंदर कोई मास नहीं होता, यानी कि ये मास क्या होता, टेंस टू 0 होता, तो ये क्या होता, बाहर का टेम्परेचर और प्रेशर कम है और अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर ज्यादा है, तो ये कैसे मूव करती, ऊपर की तरफ मूव करती। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इसका वेट है, तो इसका वेट है, तो इसके वेट को उठाने के लिए भी हमको क्या चाहिए, हमको कुछ ना कुछ वर्क चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा इस टेम्परेचर से काम नहीं बन रहा, इसके अंदर और हीट करो, जिससे क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा, और ये प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो हमको वो टेम्परेचर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास पीआई कितना दिया हुआ है, पीआई दिया हुआ है हमारे पास 200 किलो पास्कल। ठीक है, और मास हमको दिया हुआ है वो है 25 केजी, और एरिया, एरिया को हम क्या कर लेते हैं, मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, ताकि हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे पिस्टन पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो पिस्टन कितना प्रेशर लगा रही है वो देखो, P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा P इनफाइनाइट वाला प्रेशर प्लस फोर्स क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स कितना लगाएगी, mg, mg लगाएगी तो 25, और g कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, अपॉन में कितना हो जाएगा, एरिया 100 इंटू 10⁻⁴।
ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा यानी 3, और ये कितना आ जाएगा 125 किलो पास्कल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 2, हाँ ठीक है 125 किलो पास्कल, क्योंकि ये कितना था, ये 100 था। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमको हमारा P कितना है 125 किलो पास्कल। ठीक है, तो 120 किलो पास्कल है हमारा, किसके कौन लगा रहा है, PF, यानी कि ये पिस्टन और बाहर वाले दोनों मिलके कितना लगा रहे हैं, दोनों मिलके हमारे पास 125 किलो पास्कल लगा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप क्या देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच द पिस्टन विल बिगिन टू मूव, तो जस्ट मूव करने वाली ही है, तो हमारे पास क्या होगा, V इनिशियल और V फाइनल दोनों क्या ले सकते हैं, हम दोनों सेम ले सकते हैं, क्योंकि अभी इसने क्या किया, ये पूछ रहा बस जस्ट मूव करने वाला है, तो जस्ट मूव करने वाला है मतलब पिस्टन हमारी पहले भी क्या थी, यहाँ पे थी, और बाद में भी वहीं पे है, यानी कि V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल। तो V इज इक्वल टू V फाइनल है, तो P प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, T हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल T हो जाएगा, तो ये PI अपॉन PF इज इक्वल टू हम क्या बोल देंगे, TI अपॉन TF। ठीक है, तो यहाँ पे PI कितना था हमारा, हमको क्या निकालना है, T फाइनल निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा TI PF अपॉन PI। तो TI कितना था 400 प्लस 273 यानी कि 673 केल्विन, इंटू PF कितना था 125 था, और PI हमारा कितना था 200 था। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से, 673 इंटू 125 डिवाइड बाई 200, और ये आ जाएगा 420.625 केल्विन, और इसको डिग्री सेल्सियस में लिखोगे तो 273 माइनस कर दो, वो आ जाएगा 147.625 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमको क्या पूछा था कि द टेम्परेचर ऑफ द एयर इनसाइड द सिलेंडर एट विच द पिस्टन विल टू मूव। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका टेम्परेचर अगर हम कम कर देंगे तो हमारे पास क्या होगी, ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसका टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो ये क्या होगी, नीचे आ जाएगी। आ रही है बात समझ में, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ध्यान से देखना, इसमें दो केस बन सकते हैं। ठीक है, अब जो चीज समझाने जा रहा हूं वो ध्यान से देखना, इसके अंदर हमारे पास दो केस बन सकते हैं। पहला क्या है कि यहाँ पे प्रेशर है 200 और TI क्या है 400, और यहाँ पे P इनफाइनाइट कितना है 100 और T इनफाइनाइट कितना है 300। ठीक है, और इसका वेट हमको दिया हुआ है 25 kg। अब देखो यहाँ पे पहला केस क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास पहला केस है, मान लो कि अगर ये नेग्लेजिबल मास होता, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, तो ये क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस क्या बना कि इसका भी वेट दिया हुआ है, तो जब इसका भी वेट दिया हुआ था तो हमने इसके वेट से क्या निकाल लिया, प्रेशर निकाल लिया, तो ये वाला पिस्टन और ये बाहर वाला प्रेशर दोनों मिलकर कितना प्रेशर हुआ 125। अब 125 भी क्या है, इससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, आपके अंदर वाले से, अंदर वाले से क्या है, अंदर वाला ज्यादा है किससे, बाहर वाले से, यानी कि 125 से, तो ये फिर भी क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। अब ऊपर की तरफ इन्होंने क्या लगा दिए हैं, स्टॉपर लगा दिए हैं। अब इन लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे स्टॉपर लगा दिया, तो स्टॉपर लगा दिया तो अब ये क्या नहीं कर सकता, ऊपर नहीं जा सकता। तो हमारे पास थर्ड केस क्या आया कि इसके पास ओनली एक ही वे है, और वो कौन सा वे है कि अगर इसको मूव करना है तो इसको नीचे ही जाना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे ही जाना पड़ेगा। तो इसको अगर नीचे जाना है
तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, ताकि इसका प्रेशर क्या हो, कम हो। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, हीट निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब ये कम होता होता ये टेम्परेचर 147 पे आ जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस से, तो 147 टेम्परेचर पे ये पिस्टन क्या होगी, नीचे की साइड मूव करने लगेगी। यानी कि इससे और अगर आप इसको कम करोगे टेम्परेचर को, तो ये पिस्टन नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको किसी भी टाइप से पूछा जा सकता था, आपको तीनों अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर ऐसा केस है तो ऐसा होता। अब इन लोगों ने जानबूझ के स्टॉपर लगाया, क्योंकि इनको पता था कि ये क्या है, अगर आप पिस्टन का और बाहर का प्रेशर निकालोगे तो वो प्रेशर क्या आएगा, अंदर वाले से कम आएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्टॉपर लगाएंगे। तो अब इसके पास ओनली एक रास्ता है, वो क्या है, नीचे की तरफ मूव करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मोलर स्पेसिफिक heat at constant volume of an ideal gas is equals to 2.5 times the universal gas constant when the temperature increase by 100 Kelvin, the change in molar specific enthalpy हमको पूछा है। तो यहाँ पे हमको गिवन क्या है, गिवन हमको दिया हुआ है कि हमारा CV है, स्पेसिफिक बोला है, यानी कि CV बार दिया है, वो कितना दिया हुआ है 2.5, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मतलब R बार के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास Cp माइनस CV, Cp माइनस CV क्या होता है, R बार होता है। ठीक है, तो यहाँ से Cp कितना आ जाएगा, Cp आ जाएगा 3.5 टाइम्स R बार। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या पूछा है, हमको पूछा है मोलर स्पेसिफिक एंथैल्पी। हमको क्या पूछा है, मोलर स्पेसिफिक एंथैल्पी पूछा है। तो उसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, DH इक्वल्स टू NCP dt। अब मोल, ठीक है, अब हमको क्या दिया है, स्पेसिफिक पूछा है, मोलर स्पेसिफिक, यानी कि मोलर स्पेसिफिक पूछा है, मतलब हमारे पास कितना मोल है। स्पेसिफिक कब लिया जाता है, जब एक के लिए लिया जाता है। तो हमारा मोलर यानी कि मोल कितना है, n इक्वल्स टू 1 है। तो n इक्वल्स टू 1 है, तो मोलर को हम छोटे वाले h से लिखते हैं, Cp dt। ठीक है, तो ये कितना हुआ 3.5 टाइम्स 8.314, और 100 का क्या है, डिफरेंस है, 100 टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो यहाँ से निकाल लो कितना आएगा, 3.5 इंटू 8.314 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 2909.9 जूल पर मोल। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो आगे, ये कोई ज्यादा खास क्वेश्चन था नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए मास ऑफ m of a perfect gas at pressure P1 and volume V1 undergo in isothermal process. The final pressure is P2 and V2. The work done on the piston is considered positive if R is the gas constant and T is the temperature. Then the work done in this process. तो हमको वर्क डन पूछा गया है, और क्या बोला है यहाँ पे ध्यान से देखना, द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कंसिडर पॉजिटिव। नॉर्मल केस में जब भी हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन उसने क्या किया है, उसने उल्टा हमको दे के रखा है। उसने क्या बोला है कि अगर सिस्टम पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो अगर नॉर्मल केस में हम लिखते हैं आइसोथर्मल के लिए वर्क डन, तो वो कैसे लिखते हैं, P1 V1 ln V2 अपॉन V1 ऐसे लिखते हैं। या फिर क्या लिखते हैं, PV इक्वल्स टू RT लिखते हैं, RT1 लिख दो ln V2 अपॉन V1 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे P1 V1 ln V2 अपॉन V2 हमारा आंसर है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, वर्क डन ऑन द सिस्टम
इज कंसिडर पॉजिटिव। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो ये नेगेटिव में आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये भी नेगेटिव में आना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है P1V1 ln P1 अपॉन P2 का, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला हमारे पास वर्क का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अगर पॉजिटिव है और कंसीडर सिस्टम, तो ये क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव P1V1 ln P1 अपॉन P2, यहाँ पे P2 अपॉन P1 है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। आ रही है बात समझ में। हमारे पास ये आंसर क्यों हुआ। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस लाइन को इग्नोर मारते हैं, वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वो जल्दबाजी में फिर भी वही चीज पढ़ते हैं। द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, मतलब क्या पढ़ते हैं उसको, जो उनके दिमाग में बैठा हुआ है। पहले से क्या बैठा हुआ है कि वर्क डन, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, और सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो नेगेटिव। लेकिन उसने क्या दिया, अलग से एक बीच में लाइन घुसा दी फंसाने के लिए। अब कुछ लोग तुरंत देखेंगे, मेरे को तो फॉर्मूला आता है P1V1 ln V2 अपॉन V1, आगे वाला देखेंगे नहीं कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तो सेम ही है, तो दो आंसर कैसे हो सकते हैं MCQ में, ठीक है। ये तो वैसे ही फॉर्मूला ही गलत है, तो क्या बचा, ये बचा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन आइडियल गैस अंडरगोज ए रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच प्रेशर वेरीज लीनियरली विद वॉल्यूम। प्रेशर क्या कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। द कंडीशन एट स्टार्ट सबस्क्रिप्ट 1 एंड द एंड सबस्क्रिप्ट 2 ऑफ द प्रोसेस विद यूजुअल नोटेशन आर P1V1 दिया हुआ है, P2V2 दिया हुआ है, एंड गैस कांस्टेंट दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, तो हमको वर्क रिक्वायर्ड पूछा है। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है जहाँ पे प्रेशर लीनियरली वेरी कर रहा है, या फिर कोई स्प्रिंग लगी हुई है, अभी थोड़ी देर बाद एक स्प्रिंग का क्वेश्चन भी आएगा, तो वैसे चीजों में आपको क्या करना है, आपको ग्राफ से सोल्व करना है, ठीक है। आपको किससे सोल्व करना है, पीवी डायग्राम से सोल्व करना है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये पी डायग्राम है और ये वी एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, लीनियरली, तो कोई भी लीनियर ग्राफ बना लो, ऐसे बना लिया। अब सब स्क्रिप्ट 1 दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपके पास P2 200 ज्यादा है P1 से, तो ये है 200, ये है 100, ये है 0.2, ठीक है, 0.2, 0.1, ठीक है। तो अब ये थोड़ा क्या बन गया है, उल्टा बना है, तो हमको कैसे बनाना पड़ेगा, हमको ऐसे बनाना, समझ आ रही है बात, क्योंकि 100 पे क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है। हंड्रेड पे वॉल्यूम है 0.2, और ये है 200, और ये क्या है 0.1, ठीक है। ये क्या जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। तो इसका हमको क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, कोई डायरेक्शन नहीं पूछा है, ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। तो वर्क पूछा है, तो पीवी डायग्राम का वी एक्सिस पे जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो यहाँ से इसका वर्क निकाल लो, तो यहाँ से इसका वर्क क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व निकालो। ये है, पहले ट्राइंगल का निकाल लो, हाफ 0.1 इंटू 100 प्लस 0.1 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 15 प्लस 10, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 15 किलो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ लोग फैल जाते हैं कि लीनियरली वेरी कर रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। कुछ नहीं है, आगे एक दो क्वेश्चन और आएगा, सेम पैटर्न का आएगा, वहां भी हम सेम क्या करेंगे, सेम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना के यूज करेंगे। अब कुछ लोग इसको ऐसा भी बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे भी आप जब एरिया निकालोगे तो वही का वही आएगा। अगर डायरेक्शन पूछी होती तो हमको ये वाला ग्राफ हमारा काम नहीं करता, इधर वाला ग्राफ, क्योंकि अगर इधर जा रहा है तो नेगेटिव साइन आ जाता है।
ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। ए पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इनिशियली कंटेन्स 0.4 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू बी ट्रीटेड एन आइडियल गैस एट 100 किलो पास्कल एंड 80 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमको तीन चीजें दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है 0.4 मीटर क्यूब, प्रेशर दिया हुआ है 100 किलो पास्कल और टेम्परेचर हमको दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस। इसको आप करोगे तो 273 प्लस 80 करो कितना आता है, 273 प्लस 80 आता है आपका 353। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एयर इज नाउ आइसोथर्मली कंप्रेस्ड टू 0.1, यानी कि V2 हमको दिया हुआ है 0.1। द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला हमको पता है, P1 V1 ln V2 अपॉन V1। ठीक है, तो P1 कितना है 100 किलो पास्कल है, V1 है 0.4 ln V2 है हमारा 0.1 और ये कितना है 0.4। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ln 0.1 डिवाइड बाई 0.4, एक नंबर फ्री का है, यह आ जाएगा -55.451 किलो जूल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, टेक द साइन कन्वेंशन सच दैट वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, यानी कि वही वाला चीज लिया गया है जो हम जो स्टैंडर्ड लेते हैं, इसमें उसने कोई लोचा नहीं किया है, उसने वही दिया है जो हम अपने डेली यूज में लेते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या है नेगेटिव है और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे नेगेटिव आया है मतलब यहाँ पे वर्क हुआ है, तो हमको आंसर में नेगेटिव के साथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा 55.451। अगर आप नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे तो भी आपको 0 मार्क मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वर्क इज डन ऑन एडियाबेटिक सिस्टम ड्यू टू विच इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम 10 मीटर टू 20 मीटर, एलिवेशन इंक्रीज बाय 20 मीटर एंड टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 kg। द मास ऑफ द सिस्टम इज 10 kg, CV हमको दिया हुआ है 100 एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है, देयर इज नो चेंज इन एनी अदर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो हमको टोटल वर्क डन पूछा है, तो टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, टोटल वर्क डन हमारा क्या होता है, Q बराबर U प्लस W होता है, और U की टर्म हमारे पास कहाँ से आती है, U की टर्म अगर इसको सही से हम देखें तो इसको हम कैसे लिखते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W ऐसे लिखते हैं, और हम पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी को 0 मान के हम क्या लाते हैं, U लाते हैं। आ रही है बात समझ में, हमारी एक्चुअल इक्वेशन क्या होती है, ये होती है, इससे हमारी कौन सी इक्वेशन आती है, ये वाली इक्वेशन, कब, जब हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, तो ये वाली इक्वेशन आ जाती है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको वेलोसिटी चेंज दिया हुआ है, एलिवेशन चेंज दिया हुआ है, टेम्परेचर चेंज दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगी, इंटरनल एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी, यानी कि हमारे पास तीनों एनर्जी होंगी और सिग्निफिकेंट मात्रा में होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा E कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई Q चेंज नहीं है, तो Q यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो W हमारा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा E के, यानी कि W हमारा हो जाएगा माइनस डेल्टा E, यानी कि माइनस E2 माइनस E1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे करो, कैसे आएगा, W इज इक्वल टू, पहले कितना था C1, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, mv स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे किलो जूल में लिखना है, तो किलो जूल में हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, यहाँ पे अगर C1 स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होता है, और किलो जूल में लिखना है तो 1000 और लगा दो डिवाइड में, तो 2000 प्लस जी Z1 और Z2 का अंतर कितना है, 20 का है, तो Z1 और 2 एलिवेशन
इंक्रीज बाई, यानी कि पहले यहाँ था तो इंक्रीज हुआ है, तो ये 1 था ये 2 था, तो उल्टा लिखोगे यानी कि Z1 माइनस Z2 लिखोगे तो -20 आएगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे कितना आता है 1000, किलो जूल में लिखने के लिए क्या आएगा 1000 आएगा, प्लस U लिखना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा CV T2 माइनस T1 लिखते हैं, ठीक है। और इंक्रीज है यानी कि 1 का इंक्रीज है तो उल्टा लिखोगे तो माइनस का हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा -CV और 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसको करके देख लो ओवरऑल वैल्यू कितनी आती है आपकी, 10 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2000 प्लस 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 10 इंटू माइनस 20 डिवाइड बाई 1000 प्लस 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 ये कितना है -CV, और CV कितना दिया हुआ है 100 जूल दिया हुआ है, तो इसको करोगे ये आ जाएगा आपका 4.5 किलो जूल आ रहा है इतना। और यहाँ पे मास भी है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मास का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 4.5 किलो जूल। आई बात समझ में, कैसे आया। काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं, mv² डिवाइड बाई 2, हाफ mv² लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखते हैं, mgh लिखते हैं। u को कैसे लिखते हैं, mcv dt, ठीक है। तो यहाँ पे mv² है तो ये किस में आता है, ये आपका आता है जूल में, तो किलो जूल करना है तो इसको डिवाइड कर दो 1000 से, ठीक है। इसको भी डिवाइड कर दो 1000 से, और ये किस में आता है किलो जूल में। अगर हम CV को किस में लेते हैं किलो जूल में, तो यहाँ पे CV जूल में दिया है तो हमने 0.1 ले लिया था। P2 यहाँ पे क्या है V1 माइनस V2 तो बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा E1 माइनस E2 करना है, तो ये क्या होगा V1 माइनस V2 होगा, तो ये क्या हो जाएगी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। आप कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया M कॉमन ले लिया, और यहाँ पे एक बार मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। M V1² माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2000 प्लस G Z1 माइनस Z2 अपॉन 1000 प्लस CV T1 माइनस T। अब आप इस पे सारी वैल्यू रख लेना, सारी वैल्यू रखोगे तो सेम यही आपका बनेगा, और आपका आंसर भी कितना आ जाएगा 4.5 किलो जूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए वेल इंसुलेटेड rigid container of volume 1 meter cube and contains 1 kg of an ideal gas, जिसका Cp हमको दिया हुआ है और जिसका Cv भी हमको दिया हुआ है। At a pressure of 10 to the power 5 Pascal, a stirrer is rotated at constant RPM in the container of 1000 rotation and the applied torque is 100 Newton meter। The final temperature हमको पूछा गया है, तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है P1 10 to the power 5 पास्कल, V दिया हुआ है V1 1 मीटर क्यूब, और मास दिया हुआ है 1 kg, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमको थीटा दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 1000 रोटेशन है, और 2 पाई क्या हो जाएगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और टॉर्क हमको दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है हमको 100 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, R क्या आ जाएगा, R हमारा होता है Cp माइनस CV, तो Cp माइनस CV कितना हो जाएगा 200, 100 माइनस 800 200 जूल पर kg केल्विन, ओके है।
अब हमारे पास क्या होगा, Q इज इक्वल टू U प्लस W, ये होता है। तो यहां से हमारे पास Q क्या है, Q 0 है, क्योंकि क्या है, वेल इंसुलेटेड रिजिड सिलेंडर, इंसुलेटेड है तो कोई Q का ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 U प्लस W। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, W इज इक्वल टू माइनस टी थीटा। W इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस टी थीटा। तो यहाँ पे लिखोगे 0 इज इक्वल टू माइनस टी थीटा प्लस U कितना होता है, U होता है आपका mCV, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी थीटा इज इक्वल टू mCV T2 माइनस T1। हो गया। तो यहाँ से क्या लिखोगे, टी थीटा बाई mCV प्लस T1 इज इक्वल टू T2। और हमको क्या पूछा गया, फाइनल टेम्परेचर यानी कि T2 पूछा गया। तो T2 क्या हो जाएगा, T1 हमारे पास क्लियरली दिया नहीं है, तो उसको किसके लिखेंगे, आइडियल गैस है तो P1 PV की टर्म में लिखेंगे। तो P1 V1 अपॉन R MR, ठीक है, प्लस टी थीटा mCV। अब सारी चीजें हमारे पास हैं, तो T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा P1 कितना था, 10 टू द पावर 100 किलो पास्कल। ठीक है, V1 हमारे पास था 1, इसको 5 ही ले लो पूरा, क्योंकि फिर जो आएगा वो उसको हम सीधा 1000 से डिवाइड कर देंगे। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, R कितना है, 200 है, जूल में है, जूल में, ये किलो जूल में होता तो हम ऊपर भी किलो बना लेते, लेकिन हमने किलो इसीलिए नहीं बनाया है। M हमारा 1 है, प्लस T हमारा कितना था, टॉर्क हमारा था 100, थीटा हमारा था 1000 इंटू 2 पाई, और M हमारा था 1, और CV हमारा था 800। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, करके देखो, 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 800 प्लस डिवाइड बाई 200, तो ये कितना आ जाएगा, 1285। ये कितना आ जाएगा, 1285 केल्विन आ। ठीक है, 1285 केल्विन। आ रही है बात समझ में। ये थोड़ा सा यूनिक चीज है, बताई नहीं जाती है कि हमारे पास W क्या होता है। अगर हमको टॉर्क दिया हुआ है तो W हमारा होता है T इंटू थीटा, यानी कि टॉर्क इंटू उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है वो, आज से ध्यान रखना, W इज इक्वल टू यानी कि वर्क हमारा क्या होता है, वर्क होता है माइनस टी थीटा के बराबर। अगला क्वेश्चन देखो, ए प्योर सब्सटेंस at megapascal and 400 degree Celsius is having a specific internal energy 2864 किलो, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, इट्स स्पेसिफिक एंथैल्पी पूछी है। स्पेसिफिक में चीजें पूछी हैं, मतलब पर केजी में पूछी हैं। तो H बराबर हमारा क्या होता था, U प्लस PV होता था। ठीक है, लेकिन हमको स्पेसिफिक पूछा है, मतलब छोटा h पूछा है, तो H बराबर U क्या हो जाएगा, U प्लस PV। ठीक है, तो H हमको स्पेसिफिक एंथैल्पी पूछा है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हमको दिया हुआ है 2864, प्लस P हमारा कितना है, 8 मेगा पास्कल है, तो 8 इंटू 10 टू दावर 3 किलो पास्कल में ले लो, क्योंकि ये चीजें भी क्या है, किलो जूल में है, इंटू V क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो 0.03432 हो गया। तो ये कितना आएगा, इसको जो कर लो कितना आता है, मल्टीप्लाई 8000 इंटू 0.03432 प्लस 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 2864, ये आता है 3133856 किलो जूल।
कई बार आपको अगर लगे कि हमारा आंसर गलत है, मैंने जो फॉर्मूला लगाया है वो पता नहीं सही है या नहीं है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको यूनिट्स करके देख लेना है कि जो यूनिट इसकी आ रही है, यानी कि हमको किलो जूल पर केजी में पूछा है, क्या इसकी भी वही यूनिट है और क्या इसकी भी वही यूनिट है, क्योंकि सेम यूनिट ही जुड़ती हैं। तो क्या मैंने सही लगाया है, दोनों यूनिट सेम है। अगर सेम है तो हमारा फॉर्मूला था वो जो हमको था वो सही याद है। अब हर क्वेश्चन में तो डाउट होगा नहीं, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में क्या हो सकता है, डाउट हो सकता है। तो वहां पे हमको ये यूनिट से भी चेक कर लेना है कि हमारा चीज सही है कि नहीं। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो वैसा ही आना चाहिए जैसा क्या है उसका आया है। ठीक है, तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है कि आपको क्या कर लेना है, आपको यूनिट बैलेंस कर लेनी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी। आधा पार्ट हमने कर लिया है, यानी कि लगभग 17-18 क्वेश्चन हमने इसके अंदर कर लिए हैं। बाकी 17-18 क्वेश्चन अभी और बचे हैं, वो हम करने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई नहीं समझ में आया है, तो आप मेरे को दोबारा से बोल सकते हो, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपसे लिखित में होगा, मैं लिखित में समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो की जरूरत होगी तो मैं आपको वीडियो से भी उस क्वेश्चन को जरूर समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।